हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोक्सिमा क्लासेस में स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको पता है, ये आपका जो है टॉप 10 सेट चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों। 12th बायोलॉजी क्लास का VVI TTI आपका 28 MCQ चल रहा है सेशन मेरे प्यारे बच्चों। ये 5वां सेशन है, यानी सेट 5 है बायोलॉजी का मेरे प्यारे बच्चों। एकदम इंपॉर्टेंट जो है ये सेशन होने वाला है, इसलिए फटाफट जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। फटाफट जुड़ जाइए, फटाफट जुड़िए बंधु लोग, फटाफट जुड़ जाइए बच्चे, फटाफट फटाफट। चलिए, बहुत ही अच्छा आज का क्लास होने वाला है आपका, ठीक है। बहुत ही शानदार आपका एग्जाम में अब बहुत ही कम समय बचा है, 3 फरवरी, ठीक है बच्चों। 3 फरवरी आपको याद रखना है। जी हाँ, आपका बहुत ही कम समय बचा है। चलिए हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज का पहला क्वेश्चन जो है आपका, ये जो है टॉप 28 क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है बच्चों। टॉप 28 पहला क्वेश्चन है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन कैसे होता है, ठीक है बच्चों। पहला क्वेश्चन है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन कैसे होता है, बताइएगा। जड़ के ऊपरी भाग में, परागन में, तने के ऊपरी भाग में या एंथर में, ठीक है बच्चों। पहला का बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है। चलिए, बहुत ही अच्छा, कमेंट देते रहिए, इसी तरह से आप कमेंट करते रहिए, हमसे जुड़िए मेरे प्यारे बच्चों। एकदम सही बात है, पौधे में अर्धसूत्री विभाजन होता है एंथर में, ठीक है बच्चों। एंथर इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। रिफ्लेक्शन, डीएनए रिफ्लेक्शन क्या है, ठीक है बच्चों। डीएनए रिफ्लेक्शन क्या है, आपके सामने क्वेश्चन है। डीएनए रिफ्लेक्शन इज, ठीक है, सेमी कंजर्वेशन कंटिन्यूअस, ठीक है, कंजर्वेटिव कंटिन्यूअस, सेमी कंजर्वेटिव, सेमी डिसकंटिन्यूअस। तो कह रहा है डीएनए रिप्लिकेशन है अर्ध संरक्षी संतत, संरक्षी संतत, अर्ध संरक्षी या अर्ध असंतत या अर्ध असंतत संरक्षी। मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने 4 ऑप्शन है, फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, बिल्कुल सही कमेंट आया है। 2 का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 2 का बिल्कुल राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। क्या आ जाएगा, डीएनए रिफ्लेक्शन है अर्ध संरक्षी या अर्ध असंतत, सेमी डिसकंटिन्यूटी या सेमी जो है कंजर्वेटिव, दोनों सेमी होगा, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम टीटीआई कर लीजिए तीसरे नंबर क्वेश्चन को, टीटीआई कर लेंगे हम इसको, ठीक है, टीटीआई कर लेंगे। कह रहा है निम्न में से कौन जनसंख्या नियंत्रण की जैविक विधि है, परजीविता, प्रीडेशन, बीमारी, इनमें से सभी। जनसंख्या नियंत्रण की कौन सी विधि जो है जैविक विधि है, मेरे प्यारे बच्चों फटाफट जवाब दीजिए। चलिए कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट, देर नहीं करिए, फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बिल्कुल राइट जवाब। नहीं नहीं बच्चों, सी नहीं होगा, सी नहीं सिर्फ होगा, इनमें से सभी होगा, ऑल ऑफ देम होगा, ठीक है, ऑल ऑफ देम होगा मेरे प्यारे बच्चों। जनसंख्या नियंत्रण की जैविक विधि है बीमारी, प्रीडेशन, परजीविता, तीनों में से तीनों का होगा। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मिथेनोजेंस निम्न से क्या नहीं बनाते हैं। मिथेनोजेंस जो है एक कंपाउंड है, ठीक है, एक कंपाउंड है मिथेनोजेंस। ये बोल रहा है कि निम्न में से क्या नहीं बनाते हैं, नहीं पर विशेष ध्यान दीजिएगा। क्या नहीं बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड या कार्बन डाइऑक्साइड। 4 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, मीथेन। मीथेन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। एकदम 4 का जो है बी आंसर बिल्कुल सही जवाब है। मिथेनोजेंस जो है मीथेन नहीं बनाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन जो है एकदम टीटीआई कर लीजिए, 5वां नंबर क्वेश्चन, और फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक नहीं आया है 5 का। और हाँ, आप नंबर दे करके ऑप्शन लिखिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नंबर दे करके ऑप्शन लिखना है। चलिए धनकंद का उदाहरण है अदरक, ओल, आलू, प्याज, ठीक है मेरे बच्चों, जिंजर, ओल, ओनियन या पोटैटो, ठीक है बच्चों। ओल आप जानते हैं खाने वाला होता है, कोलोकेसिया भी बोला जाता है, कोलोकेसिया आप याद रखिएगा,
ओल को कोलोकेसिया भी बोला जाता है, कहीं पर लिख लीजिएगा। ठीक है मेरे बच्चों, जो 2023 में एग्जाम देंगे उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। घनकंद का उदाहरण है अदरक, प्याज, ओल, आलू। चलिए इसका सही सही ऑप्शन आंसर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, ओल इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, 5 का घनकंद का उदाहरण है ओल। ठीक है, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 नंबर, इसे भी आप टीटीआई करिए, टीटीआई कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा एक जीन के भिन्न रूप को क्या कहते हैं, यानी एक जीन का अलग अलग रूप को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। हेट्रोजाइगोट्स, एलील, सप्लीमेंट्री जीन, कंप्लीमेंट्री जीन। 6 नंबर का क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल राइट मेरे प्यारे बच्चों, ये एलील हो जाएगा इसका सही आंसर। तो 6 का जो है बी आंसर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर देख रहा होगा आपके सामने, कह रहा है इनमें से कौन प्राकृतिक वायु प्रदूषक है। एकदम प्रदूषण से एक क्वेश्चन छपेगा इस बार, इसको टीटीआई कर लीजिएगा। प्रदूषण से एक क्वेश्चन छपेगा, इसे आप टीटीआई करिए और इसका जवाब दीजिए। कह रहा है कि इनमें से कौन प्राकृतिक वायु प्रदूषक है। प्राकृतिक मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जैसे करते हैं प्रदूषण वो नहीं, प्राकृतिक ज्वालामुखी से निकली गैसें, परागकण, धूलकण, इनमें से सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों हम आपको एक बार और बताए हैं कि अगर ऑल ऑफ दीज रहे तो ज्यादा चांस रहता है मेरे प्यारे बच्चों कि ऑल ऑफ दीज होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा, आणविक कैंची, एकदम टीटीआई करिएगा, आणविक कैंची टीटीआई। ठीक है, टीटीआई इंग्लिश पढ़ लीजिए, मोलिकुलर सेसेसर्स विच कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट इज। डीएनए को एक विशिष्ट जगह पर काटता है, क्या कहलाता है। आणविक कैंची जो डीएनए को एक विशिष्ट जगह पर काटता है क्या कहलाता है, आपको बताना है। पेक्टिनोनेज, पॉलीमरेज, रेस्ट्रिक्शन, एडो न्यूक्लियेज, लाइगेज। ठीक है बच्चों, आपको 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से एक सही आंसर है। कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट कीजिए। आणविक कैंची जो डीएनए को एक विशिष्ट जगह पर काटता है कहलाता है रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेज। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेज। ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए 9वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्विनिषेचन प्रक्रिया की खोज किनके द्वारा की गई थी। द्विनिषेचन प्रक्रिया की खोज किनके द्वारा की गई थी। पहला ऑप्शन है स्ट्रॉसबर्गर, महेश्वरी, नवास्टीन, एमिकी। ठीक है बच्चों, द्विनिषेचन प्रक्रिया इसको एकदम लिख लीजिएगा, ये भी आपके लिए टीटीआई है। ठीक है बच्चों, तो अब थोड़ा इंपॉर्टेंट है, द्विनिषेचन प्रक्रिया की खोज किसके द्वारा की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा नावास्टीन के द्वारा। ठीक है, नावास्टीन के द्वारा खोजा गया था। चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन में कौन सा चेन प्रारंभक कोडॉन है। एकदम टीटीआई से भी टीटीआई है बच्चों, एकदम टीटीआई से भी टीटीआई है। इस क्वेश्चन को एकदम लिख लीजिए, ये छपेगा एग्जाम में। इनमें से कौन चेन प्रारंभक कोडॉन है। ठीक है बच्चों, कह रहा AUG, CCC, UAG या UAA। तो इसका सही आंसर है बिल्कुल राइट AUG। ठीक है बच्चों, AUG जो है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है ग्रीन मॉफलर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी हम टीटीआई कर रहे हैं। देख लीजिए हम आपके लिए जो सेशन लेकर के आ रहे हैं, अधिकतर क्वेश्चन एकदम टीटीआई है। ग्रीन मॉफलर प्रदूषण किससे संबंधित है। मिट्टी, हवा, ध्वनि, जल। ठीक है बच्चों, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए फटाफट। ग्रीन मॉफलर, ठीक है बच्चों, ग्रीन मॉफलर किस ध्वनि से संबंधित है। बिल्कुल राइट जवाब है। किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जो है ध्वनि से संबंधित है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा ध्वनि। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव जीनोम परियोजना की खोज किसने की। एकदम टीटीआई फिर से आ गया। ठीक है बच्चों, हमें एकदम मजबूर होना पड़ता है इस क्वेश्चन को टीटीआई लिखने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है 12 नंबर कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मानव जीनोम, ह्यूमन जो है जीनोम प्रोजेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय, कौन डिस्कवर्ड किया था ह्यूमन जीनोम परियोजना को। यही आपको बताना है कि मानव जीनोम परियोजना की खोज किसने की थी। फ्रांसिस कैलिनस एवं रॉड्रिक, वाटसन एवं क्रिक, बीडल एवं टैटम, पॉल बर्ग एवं बोलमैन।
तो आपका 12 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फ्रांसिस कॉलिनस एवं रॉडरिक। ठीक है बच्चों, 12 का ए इज द राइट आंसर। चलिए 13वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है? एकदम टीटीआई है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम टीटीआई है, आप इसको एकदम नहीं छोड़ सकते इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है? पराग नलिका से, लघु बीजाणु से, गुरु बीजाणु से या लघु बीजाणुधानी से। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, देख लीजिए, लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणु, गुरु बीजाणु या पराग नलिका। अगर हिंदी समझ में नहीं आता है तो इंग्लिश भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इंग्लिश भी आप देख सकते हैं। देख लीजिए, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको जवाब देना है। इसका सही जवाब बिल्कुल राइट है, गुरु बीजाणु से इसका जो है निर्माण होता है भ्रूणपोष की उत्पत्ति। आप इसे लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। आप हमेशा कॉपी कलम एक लेकर के बैठे प्यारे बच्चों, जो आपको नया क्वेश्चन लगे फटाफट उसी टाइम वीडियो स्टॉप करके फटाफट आप उसे लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए 14वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों में मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टीटीआई करते हैं इसको भी, डाउन सिंड्रोम एकदम पूछता है मेरे प्यारे बच्चों। और डाउन सिंड्रोम को मंगोलिज्म भी कहा जाता है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम होने के क्या कारण है? 14 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ट्राइसोमी। ठीक है बच्चों, ट्राइसोमी के कारण जो है डाउन सिंड्रोम बच्चों में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस क्रिया से डीडी की सांद्रता अगली पोषी स्तर में बढ़ती है? तो डीडीटी आप जानते हैं एक खरपतवार नाशी है। ठीक है, एक खरपतवार नाशी की तरह कार्य करता है। इसी का पूछ रहा है डीडी की सांद्रता अगली पोषी स्तर में बढ़ती है जल प्रस्फुटन के द्वारा, जैव आवर्धन के द्वारा, सुपोषण के द्वारा या ओजोन प्रदूषण के द्वारा। तो इसका आपको आंसर जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जैव आवर्धन द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? जैव आवर्धन के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए, बीटी बिस। ठीक है, बीटी कॉटन आप पढ़े हैं, आप यहाँ बीटी बिस के बारे में पढ़िएगा। बीटी बिस का प्रभाव किस कीट वर्ग पर होता है? आपको कीट वर्ग का नाम बताना है कि किस कीट वर्ग पर बीटी बिस का प्रभाव होता है। देखिए कीट वर्ग का नाम है लेपिडोप्टेरॉन, कोलियोपेटेरॉन, डायपेटेरॉन, इन सभी पर। तो हम पहले ही बताएं आपको मेरे प्यारे बच्चों कि अगर इन सभी ज्यादातर रहे तो ज्यादातर का आंसर जो है ये सभी होता है, इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 17वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कह रहा है सर्टोली कोशिकाएं किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है? सर्टोली सेल्स आर रेगुलेटेड बाय द हार्मोन ल्यूटानाइजिंग हार्मोन, इसको शॉर्ट में मेरे प्यारे बच्चों एलएच हार्मोन भी कहा जाता है, एलएच हार्मोन। ठीक है, एलएच, जीएच हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह से एफएसएच कहा जाता है इसको, फॉलिकल, इसका जो है फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा एफएसएच। ठीक है बच्चों, एफएसएच फुल फॉर्म का होता है फॉलिकल से स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको सर्टोली कोशिकाएं जो है वो किसके निर्माण किससे होती है? तो एफएसएच हार्मोन से होती है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से इसका निर्माण होता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में शुक्राणु का उत्पत्ति कहां से होता है? एकदम टीटीआई है, एकदम छपेगा मेरे प्यारे बच्चों, एकदम छपेगा। ठीक है, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में शुक्राणु की उत्पत्ति कहां से होती है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है शुक्रजनक नलिका, दूसरा है शुक्राणु सहायक नलिका, तीसरा है रक्त वाहिनी, चौथा है ए एंड बी दोनों। पहला में है बच्चों शुक्रजनक नलिका, दूसरा में सी में है रक्त वाहिनी, दूसरा में शुक्राणु सहायक नलिका और डी में का एवं खाद दोनों। चलिए 18 का बिल्कुल सही जवाब है शुक्रजनक नलिका। ठीक है, शुक्रजनक नलिका से जो है शुक्राणु की उत्पत्ति होती है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन आप टीटीआई कर लीजिएगा, माला डी। ठीक है, माला डी क्या है? माला डी क्या है? बुखार की दवा है? बुखार की दवा नहीं है मेरे बच्चों, जॉन्डिस की दवा भी नहीं है, विटामिन की गोलियां नहीं है, गर्भ निरोधक गोलियां हैं। बिल्कुल राइट जवाब है। ठीक है, बिल्कुल राइट जवाब है आपका प्यारे बच्चों, एकदम आप गर्दा गर्दा कर दिए हैं इस सेशन को। ठीक है, चलिए 20वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है ओपेरिन तथा हॉल्डेन ने किस विकास सिद्धांत को दिया था? एकदम टीटीआई करिएगा, ओपेरिन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है आप कर लीजिए, आपको एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओपेरिन तथा हॉल्डेन ने किस विकास सिद्धांत को दिया था? प्राकृतिक वृद्धि यानी नेचुरल सिलेक्शन,
स्वतः जनन सिद्धांत, रासायनिक विकास का सिद्धांत या अंगों की उपयोग एवं अनुप्रयोग। ठीक है बच्चों, 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों रासायनिक विकास का सिद्धांत। 20 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक विकास का सिद्धांत मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए 21वें नंबर क्वेश्चन है। 21वां नंबर क्वेश्चन है, मिलर प्रयोगशाला में क्या बनाए थे? मिलर ने प्रयोगशाला में क्या बनाए थे? फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीथेन बनाया था, एमिनो एसिड बनाया था, हाइड्रोजन बनाया था, अमोनिया बनाया था या मीथेन बनाया था? मिलर ने प्रयोगशाला में सर्वप्रथम क्या बनाया था? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल एकदम राइट जवाब आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। क्या बनाया था मेरे प्यारे बच्चों? एमिनो एसिड बनाया था। मिलर ने क्या बनाया था? एमिनो एसिड बनाया था प्रयोगशाला में। चलिए 22वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। पहला मानव जैसा प्राणी को कहा गया था, क्या कहा गया था? एकदम टीटीआई कर लीजिए, देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप खुद देख सकते हैं बच्चों। पहला मानव जैसा प्राणी को कहा गया था होमो हैबिलिस, होमो सैपियंस, होमो इरेक्टस, इनमें से कोई नहीं। वाह, कमेंट आ भी गया है राइट आंसर इसका, बहुत अच्छा। हमें अच्छा लग रहा है कि आपका तैयारी जो है बहुत ही शानदार है मेरे प्यारे बच्चों। मगर एक बात याद रखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होमो सैपियंस नहीं होगा। ठीक है, इसको बुद्धिमान प्राणी कहा गया था। पहला मानव जैसे प्राणी को कहा गया है होमो हैबिलस। अधिकतर बच्चा फंसे हैं इसमें, इस क्वेश्चन में अधिकतर बच्चा जो है फंस गए हैं। इसका सही आंसर होगा होमो हैबिलस मेरे प्यारे बच्चों, इसे आप नोट डाउन कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, डायनासोर किस काल में थे? एकदम टीटीआई है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम टीटीआई है। ठीक है, डायनासोर किस काल में थे? कार्बोनिफरस, पर्मियन, जुरासिक, आधुनिक। तो आप जानते हैं मेरे बच्चों कि ये नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा। ठीक है, जुरासिक इज द राइट आंसर। इस पर जो है जुरासिक पार्क एक मूवी भी आ चुका है, जुरासिक पार्क, याद रखिएगा, जुरासिक काल इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 24वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, देखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन सुधार लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको ए कर लीजिएगा। ठीक है, ए, प्रतिरक्षा तंत्र को पूर्ण रूप से दमन करने के लिए कौन सी कोशिका उत्तरदायी है? कीलर कोशिकाएं, सहायक टी कोशिकाएं, निरोधी टी कोशिकाएं या मेमोरी कोशिकाएं? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब फटाफट दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। प्रतिरक्षा तंत्र को पूर्ण रूप से दमन करने के लिए कौन सी कोशिकाएं सहायक होती है? तो बिल्कुल सही आंसर है निरोधी टी कोशिकाएं। जो है निरोधी टी कोशिकाएं जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको पूर्ण दमन करता है, निरोधी टी कोशिकाएं। चलिए 25वें नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कैंसर कौन है? लाइपोसा, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, इनमें से सभी। 25वें का सही आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, हम पहले ही भी बोल चुके हैं, अभी भी बोल रहे हैं, इसको टीटीआई कर लीजिए। निम्नलिखित में कैंसर कौन है? तो ये भी कैंसर है। ठीक है बच्चों, कोई ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक अस्थि कैंसर है और एक स्किन कैंसर है। ठीक है, तीनों कैंसर का रूप है, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला 26वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में भारतीय गाय का कौन सा वैज्ञानिक नाम है? आपको बताना है, एकदम वीवीआई नहीं, टीटीआई कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, एकदम आसान क्वेश्चन है। बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस, कमेंट में भी सबका राइट आंसर आया है इस बार, एकदम 100% राइट आया है। बॉस इंडिकस इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, 26 हो चुका है। 27वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है निम्न में कौन सा ड्रग अवसाद एवं अनिद्रा में उपयोग किया जाता है? एफेटामीन, लाइसेजिक अम्ल या बेंजोडाइजेपिन, इनमें से सभी। तो हम पहले भी बोल चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों, जब भी इनमें से सभी आए आपको इनमें से सभी लगभग में लगाना है, इनमें से सभी द राइट आंसर। चलिए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यह सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। ठीक है, कमेंट करने में कंजूसी मत कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आप कमेंट कीजिए। ठीक है, एड्स एक एसटीडी है, इसका संचरण कैसे होता है? रक्त संचरण द्वारा, मैथुन से, मैथुन का मतलब होता है सेक्स। ठीक है बच्चों, सेक्स,
रक्त संचरण द्वारा मैथुन से दूषित सुई के उपयोग से इनमें से सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हैं मैथुन करने से भी एड्स हो सकता है, रक्त संचरण के द्वारा भी हो सकता है और दूषित सुई के उपयोग से भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि इनमें से सभी जो है ये इसका जो है राइट आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो ये जो था आपका 5वां सेट था। ठीक है मेरे बच्चों, हम टोटल आपके लिए 10 सेट लाएंगे। यानी कहने का मतलब हो गया कि आपका आधा सफर पूरा हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आधा सफर पूरा हो चुका है, आधा सफर बाकी है, हमें उसे भी बहुत जल्द खत्म करना है। टोटल का टोटल हमको 10 पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, टोटल का टोटल कितना पढ़ना है? 10 पढ़ करके हमें कंप्लीट करना है इस सेशन को। और हमें जो है 400 से 450 मार्क्स हमारा लक्ष्य रहना चाहिए। अगर ये पूरा 10 सेट आप करते हैं तो फिर ऑब्जेक्टिव में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ये हमें विश्वास है पूर्ण रूप से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज का हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है। आज हम यही विदा लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।